हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी तक हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं इन्वेंट्रीज और आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इन्वेंट्रीज का। पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है इन्वेंट्री की डेफिनेशन को हमने पढ़ा था और किस तरीके से हम इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं मेरे पास कितना माल पड़ा हुआ है क्वांटिटी के हिसाब से। और सेकंड लेक्चर में हमने क्वांटिटी को तो पहले लेक्चर में आइडेंटिफाई कर दिया था कि कितना क्वांटिटी और उसका वैल्यू कितना है, उसको हमने सेकंड लेक्चर में समझा था कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स व्हेन द स्टॉक्स आर इंटरचेंजेबल तब क्या लगेगा, फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, एंड व्हेन दे आर नॉट इंटरचेंजेबल तब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड करेंगे। और उसके बगैर हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेथड पढ़ा, जब एक्चुअल प्राइस नहीं होता है तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे कर लेते हैं। और उसके बाद एक और तरीका है किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन फिक्स होता है वहाँ पे आप रिटेल प्राइस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वो हमने कल 3 चीज़ें पढ़ी थी। अगर मैं यहाँ पे रिकॉल करूँगा हमने कल क्या पढ़ा था, अगर मैं यहाँ पे रिकॉल करूँगा तो हमने पढ़ा था कि वैल्यू, जहाँ तक वैल्यू की बात है, या तो आप एक्चुअल प्राइस निकालोगे, ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ सर, या तो हम एक्चुअल प्राइस निकालते हैं, और अगर एक्चुअल प्राइस नहीं है तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट जो है वो लगा सकते हैं जो हमें कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी का देगा। और एक तीसरा तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, हम रिटेल प्राइस मेथड लगा सकते हो। तीनों में से जो भी बेस्ट मेथड होगा मेरे दोस्तों वो हम लगा देंगे डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री जिसमें आप काम करते हो। तो जो भी इन तीनों में से मेथड होगा, एक्चुअल प्राइस में फिर हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है जिसको हम सिम बोलते हैं, या अगर इंटरचेंजेबल, ये तब था जब वो इंटरचेंजेबल नहीं था, और अगर इंटरचेंजेबल होता तब वो बोलते हैं कि आप फीफो मेथड लगाओगे, आप लिफो मेथड लगाओगे, या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, इस सब पे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। कल तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया था, आज मैं आपको प्रैक्टिकली सब मेथड्स पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, और उससे क्या हो जाएगा, आपको ग्रिप आ जाएगी कि आपके एग्जाम में अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उस चीज़ को कर सकोगे, या जो आपने थ्योरेटिकली समझा है उसको आप प्रैक्टिकली भी समझ पाओगे, न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप समझ पाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितनी भी इलिस्ट्रेशन है इस चैप्टर की वो हम करेंगे। और मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो जरूरी आपको बताना कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में क्या आना है, स्पेशली वो जिनके कंपिटिटिव एग्जाम्स है उनको ये लेक्चर देखना पड़ेगा पूरा भी समझने के लिए, और लास्ट में जो मैं आपको पार्ट बता दूँ वो भी आपको देखना पड़ेगा। और फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर कुछ एमसीक्यूज दिए हैं वो भी हम करेंगे। आज की लेक्चर बड़ी हो सकती है बट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। और मैंने आपको तब भी बोला था कि मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको ये लेक्चर, ये टॉपिक जो है ताउमर याद रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आसान है, और मैंने भी यही कोशिश की है कि आपको इतना आसानी से पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी ये टॉपिक मुश्किल ना लगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ते हैं। बोलते हैं सुरेखा लिमिटेड। आई होप कि आपको ये पिक्चर आ रही है अच्छे से। मैं इसको थोड़ा जूम भी करता हूँ, बोलता है सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स PQR। तो सुरेखा लिमिटेड के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, 3 PQR, विच आर, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। क्या बोल रहा है, विच आर, व्हाट आर दे आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। तो वो ना सिमिलर है ना इंटरचेंजेबल है। 3 प्रोडक्ट्स है P, Q एंड R। उसके बाद at the end of the financial year the historical cost and the NRV of क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन बिलो। तो आपके पास जो ये तीनों आइटम्स है इनकी आपको वैल्यूज दी है, P का, Q का, R का। कॉस्ट कितना, इतना 38 लाख, 29 लाख और 70 लाख, और इनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है P की 42 लाख है, और आपका जो Q है उसका आपका 29 लाख है, और जो आर है आपका उसका 14 लाख है। तो यहाँ पे आपको जो है कॉस्ट भी दी है और एनआर भी दी है। आपको क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या ये मुश्किल चीज़ है, द आंसर इज नो, बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है। क्यों, आपने पढ़ा है इन्वेंट्री। अगर आप खुद से करोगे तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। इन्वेंट्री को वैल्यू करना होता है कॉस्ट और एनआरवी, ऐसे करना होता है, हाँ सर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे करना होता है, ये करना होता है आइटम वाइज करना होता है। क्या करना होता है, ये आइटम वाइज होता है। ये आप याद रखो, ये मैंने मतलब जब पूरा लेक्चर बताया था वहां पे मैंने ये चीज नहीं बोली थी। ये इन्वेंट्री जो आपकी आइटम वाइज करनी, P अगर एक अलग आइटम है, Q अलग आइटम है, R अलग आइटम है, तो सबको हमने अलग अलग कर देना है। मतलब जैसे वही कल हमने बोला था ये क्रूज आपकी गाड़ी थी तो उसको अलग करेंगे, कोई और गाड़ी होगी उसको अलग करेंगे, तवेरा है उनको अलग करेंगे, कॉस्ट
और एनआरवी। ये नहीं कि टोटल इन्वेंट्रीज जो आपकी, अगर आपके पास 10 टाइप की इन्वेंट्रीज है, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है वाई उनकी टोटल एनआरवी कितनी है, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल जो इन्वेंट्रीज होती है उसमें हो सकता है कि आपके पास 5 तवेरा है तो 5 तवेरे का टोटल कॉस्ट वाई 5 तवेरे का एनआरवी, बट ऐसा नहीं करना। तवेरा, क्रूज, बहुत सारी गाड़ी आपकी, युवा, ये सारी गाड़ियों को मिला के उनकी कॉस्ट और उनकी एनआरवी नहीं, जो आपके आइटम्स है उनकी कॉस्ट वाई उनकी एनआरवी करनी है। तो यहाँ पे पी एक आइटम है, क्यू आर है। अब इनका आपको क्या करना है, वैल्यू करना है। तो पी को कितने पे वैल्यू करोगे सर? बहुत आसान है सर, हम पी को वैल्यू करेंगे सर, हम पी को, हमारे पास P है, हमारे पास Q है, हमारे पास R है सर। P वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। P का कॉस्ट है 38, एनआरवी है 42, तो सर P को हम वैल्यू करेंगे 38 पे। उसके बाद Q जो है उसकी कॉस्ट 29 है, उसकी एनआरवी 29, तो सर ये 29 पर ही वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद जो R है, इसकी कॉस्ट 17 है बट इसकी एनआरवी 14 है, विच एवर इज लोअर 14 पे वैल्यू करेंगे। तो आपकी टोटल कॉस्ट जो आएगी, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपकी बुक्स में आ जाएगा, वो रहेगा आपका 38 प्लस 29 प्लस 14, तो वो आपका आएगा 81। तो आपका कॉस्ट जो आएगा वो आएगा 81, दैट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। आपका जो, थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं, वैल्यू ऑफ स्टॉक जो आपके बुक्स में आएगा कितना आएगा मेरे दोस्तों? 81 लाख आपको आएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे लिखना है, हालांकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले उनको लॉजिकली समझना है। अगर कोई मतलब जैसे फाउंडेशन के बच्चे एग्जाम दे रहे तो उनको लिखना है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री आर यूजुअली रिटन डाउन टू एनआरवी ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ क्लोज स्टॉक विल बी डिटरमाइंड। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड क्या था, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो पहले आया वो पहले चला गया। तो उधर, ये तो मैंने कल आपको कंसेप्ट बोला था, अगर इस पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे बोलोगे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2, a manufacturer has the following records of purchases, बहुत आसान है, of a condenser which he uses while manufacturing radio sets। ठीक है, तो इसके पास कंडेंसर है जो इसको रेडियो सेट्स बनाने में काम आते हैं। ठीक है, तो दिसंबर 4 को इसने क्या किया है, दिसंबर 4 को इसने 900 यूनिट्स परचेस किए 50 पे, फिर दिसंबर 10 को इसने 400 यूनिट्स परचेस कर दिए 55 पे, दिसंबर 11 को इसने 300 यूनिट्स परचेस कर दिए 55 पे, दिसंबर 19 को इसने परचेस कर दिया 60 पे, एंड दिसंबर 28 को इसने परचेस कर दिया 47 में। तो पूरे मंथ में इसने कितने यूनिट्स परचेस किए, 2600, और 1600 यूनिट्स वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18th दिसंबर। तो 18th दिसंबर तक इसने कितना यूज कर दिया, मेरे दोस्तों, 1600 यूनिट्स। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, अगर इसने 1600 यूनिट्स यूज कर दिए हैं और तुम्हें बताना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर 2600 यूनिट्स परचेज कर दिए थे और 18th दिसंबर तक इसने 1600 यूनिट्स किए थे, तो 18 दिसंबर कौन से यूज किया? अगर आप फीफो मेथड करोगे सर, जो पहले आया वो पहले गया, तो 1600 कैसे आया होगा सर? 900 ये, 400 ये 300 ये हुआ होगा 900 प्लस 400 प्लस 300 कितना हुआ? तो इट मीन्स ये 1600 के यूनिट्स तो यूज हुए होंगे। अब मुझे बता दो, अगर वो 1600 के यूनिट्स यूज हुए होंगे तो पीछे कितना बचेगा सर? 2600 है, उसमें से वो 1600 चले गए सर, हमारे पास 1000 यूनिट बचे। तो क्या 1000 यूनिट की कॉस्ट निकाल पाओगे सर? हाँ, बहुत आसान है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। ये 900 आया तो 1600 जो यूज हुआ, इसमें से पहले 900 वो चला गया, फिर ये 400 भी चला गया, फिर ये 300 भी चला गया, तो पीछे क्या बचा सर? पीछे जो बचा ये 200 जो हमने 60 में परचेज किया था, और ये 800 जो मैंने 47 में परचेज कर दिया था। अब अगर तुम्हें कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, यहाँ पे तुम्हें एनआरवी नहीं दिए तो तुम कॉस्ट बोल सकते हो सर, कॉस्ट विल बी, वैल्यू विल बी 200 इंटू 60 प्लस 800 इंटू 47। बहुत आसान है। हाँ सर, जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट चला गया। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा मेरे दोस्तों, मैं अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा आपके लिए, हालांकि मुझे लगता है आपको क्वेश्चन तो समझ आया कैसा होता है फीफो मेथड, पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं 18 दिसंबर हटाता हूँ, मैं बोलता हूँ पूरे मंथ में आपने कितने यूनिट्स यूज कर दिए मेरे दोस्तों? आपने यूज कर दिए मेरे दोस्तों, आपने यूज किए 1700 यूनिट्स। तब आप कैसे करोगे? आप बोलोगे 1700 यूनिट्स कर दिए, 900 ये, 400 ये, 300 ये, कितना हुआ? 1600। अब मेरे 1700 किया तो इट मीन्स यहाँ से कितना चला गया होगा? 100। तो यहाँ पे कितना बचा होगा? 100 बचा होगा। हाँ सर, तो इसका 100 बचा होगा और इसका 800 बचा होगा, तो वैल्यू क्या आएगी? 100 इंटू 60 प्लस
800 इंटू 47। कुछ मुश्किल है? नहीं सर, बहुत ही आसान है। तो आपने क्या करना है, इनिशियल से स्टार्ट करना है। जो जो आया वो पहले गया होगा, तो फिर जो बैलेंस बचा होगा वो लास्ट का बचा होगा। और अगर किसी का पार्ट होगा तो पार्ट बिका होगा, पार्ट मौजूद होगा। ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तीसरा मेथड जो था उसका नाम है लीफो। ये इरेशनल मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या कभी ऐसा होता है कि आपका जो लास्ट में माल आएगा वो पहला चला जाएगा? क्योंकि उससे क्या दिक्कत होगा, जो आपने स्टॉक खरीदा था वो तो फिर पुराना वाला उधर ही रहेगा, तो फिर तो वो कभी नहीं बिकेगा, वो तो फिर ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। अगर उसकी शेल्फ लाइफ है तो वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। बट यू कैन से दिस इज वन ऑफ द मेथड्स, यू कैन से लीफो इज वन ऑफ द। देखो, मेथड बनाने को तो आप कोई भी मेथड बना सकते हो, बट ये प्रैक्टिकली नहीं होता है, ये इरेशनल मेथड है। अगर इस पर क्वेश्चन आएगा कौन सा मेथड है जो एएस रिकमेंड नहीं करता है, देखो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज में मैंने आपको बोला ये सारी चीजें कहां से आ रही है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था, AS2 फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बोला था इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे AS2 है। तो वो बोलता है कि वो बोलता है यही मेथड है, बट वो बोलता है प्लीज फॉर हेवन सेक इस लिफो मेथड को यूज मत करो, ये इरेशनल मेथड है। बोलता है जो लास्ट में आया वो पहले चला गया, जो फिर पहले था वो तो फिर उधर ही रहेगा। आपके पास कभी ना कभी स्टॉक तो रहेगा ही, इट मीन जो पुराना स्टॉक था वो तो उधर ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होता है, आप पहले पुराने आइटम को बेचने की कोशिश करते हो। तो फीफो फिर भी ठीक है, बट लीफो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट समझने के लिए ये मेथड तो है ही। तो अगर है लीफो पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे, इसमें क्या है, जो लास्ट में आया वो पहले चला गया। अब एग्जाम्पल लेने इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल एज्यूम द फॉलोइंग इश्यूज वर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द दिसंबर। अगर मंथ ऑफ द दिसंबर में आपने ये इश्यूज कर दिए, 5th दिसंबर को आपने 500 इशू कर दिया, 20th दिसंबर को आपने 600 यूज कर दिया, और इधर आपने 500 यूज कर दिया, 1600 यूज कर दिया। अब आप बता दो कि आपका वैल्यू ऑफ द स्टॉक कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज करोगे, आपके पास पहले निकालना है स्टॉक कितना है। स्टॉक आप कितना बोलोगे, आपने 2600 परचेज किया था, 1600 है, तो कितना बचा पीछे, 1000। तो ये आपने क्या किया, मुझे बताओ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फिजिकल रिकॉर्ड आपने कर दिया कि परपेचुअल मेथड कर दिया? आपने पीरियोडिक हिसाब से बोला कि परपेचुअल बोला? अगर आपको ये चीजें कुछ अजीब ही लग रही है, इट मींस आपने क्या किया है, पुराने लेक्चर्स नहीं देखे। तो फॉर हेवन सेक आप क्या करो, पुराने लेक्चर्स को देख लो मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे। तो मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या किया, यहां पे पीरियोडिक मेथड फॉलो कर दिया कि परपेचुअल कर दिया? पर पीरियोडिक में क्या होता है सर, हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, फिजिकली काउंट करते हैं स्टॉक को, बट हमने ऐसा नहीं किया, तो मैंने परपेचुअल कर दिया। तो जरा परपेचुअल रिकॉर्ड भी कैसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन में मैं आपको दोनों चीजें सिखाता हूं, परपेचुअल रिकॉर्ड भी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको परसों बता दिया था फॉर्मेट, तो उसके हिसाब से मैं आपको कर लेता हूं। ठीक है, मैं यहां पे फॉर्मेट बनाता हूं। आई होप आपको बोर्ड दिख रहा है। डेट, 3 हिस्से बनाते हैं हम, रिसीट, इश्यू और बैलेंस। ठीक है, अब लीफो में अगर देखेंगे कैसे करेंगे, डेट, रिसीट, इश्यू, बैलेंस। ठीक है, अभी हम नॉर्मल बोलते हैं, और यहां पे मैं 3 चीजें और बोलूंगा, इधर छोटे छोटे 3 कॉलम और बनेंगे। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। एक मिनट, तो यहां पे भी आएगा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब क्वेश्चन को देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि आप मानो 5 तारीख को आपने 500 यूनिट यूज कर दिए, और 20 तारीख को आपने 600 यूनिट यूज कर दिया, और 29 तारीख को आपने 500 यूनिट किया। तो पहले देखेंगे लाया कब था आपने पहला यूनिट, तो पहला यूनिट आपने लाया था 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को आ गए आपको 900 यूनिट्स, तो आप क्या बोलोगे, 4 दिसंबर को कितना आया आपके पास, 900 यूनिट्स। किस रेट पे आ गए मेरे दोस्तों,
50 यूनिट। अगर आप ये बोलते हो कि ये बुक कहाँ पे मिलेगी आपको, तो आप मेरे किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, किसी ना मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, तो वहाँ पे मैंने शेयर किया होगा, नहीं तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको ये लिंक मिलेगा इस टॉपिक का, ठीक है। तो 900 आपने यूनिट परचेज कर दिए 50 रुपये में, तो 900 इंटू 50, ठीक है, कितना हुआ, ये आपका आया 45,000, ठीक है दोस्तों। हाँ सर 45,000। तो आपका अभी क्या रहा बैलेंस, तो अभी आपने कुछ इश्यू नहीं किया 4 तारीख को, तो आपका बैलेंस बचा 900 यूनिट्स 50 रुपीज़ में 45,000, ठीक है। अब क्या हो गया, 4 तारीख के बाद दूसरा आपने 10 तारीख को परचेज कर दिया है, आपने 10 तारीख को परचेज कर दिया, बट उससे पहले क्या हुआ, 5 तारीख को आपने क्या कर दिया, 5 तारीख को आपने यूज कर दिया। आपने जब 5 तारीख को यूज कर दिया 500 यूनिट, तो 5 दिसंबर को आपने कितने यूनिट्स यूज कर दिए, 500 यूनिट। तो क्या करोगे, इशू में दिखाओगे, हाँ सर इशू में दिखाएंगे। जो फाइनेंस इंस्पेक्टर के बच्चे हैं वो अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको इतना न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इट डजंट मीन आपको ये लेक्चर देखना नहीं है, क्योंकि उससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या मतलब होता है लीफो फीफो इस चीज़ का, तो आपको उसलिए देखना है। बाकी ये टेंशन मत ले लो कि आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो कितने यूनिट्स इशू कर दिए सर, 500 इशू कर दिए, तो कौन सा गया होगा सर, अभी तो हमारे पास जो स्टॉक है वही है जो हमने 50 रुपये में खरीदा, तो 50 रुपये से ये चला गया होगा, ठीक है, क्योंकि यही माल जो पहले आया था, लास्ट टाइम आया था, ये तो बिका होगा, ओपनिंग तो कुछ था ही नहीं, तो 500 इंटू 50, तो 25,000 का माल चला गया मेरे दोस्तों। तो आप बोल सकते हो बचा कितना सर, हाँ ये 900 थे, 900 में से 500 चले गए सर, 400 बचे पीछे, 400 बचे पीछे 50 रुपये में, तो सर आपके पास अभी 20,000 का माल बचा हुआ है, परफेक्टली फाइन। उसके बाद दूसरा लॉट कब निकला, 20 तारीख को, बट 20 से तारीख पहले से क्या हुआ सर, 10 दिसंबर को आपने 400 का माल और लाया, कितने में, 55 रुपये में, ठीक है। तो 10 दिसंबर को क्या हुआ मेरे दोस्तों, 10 दिसंबर को आपके पास आया, कितना आया आपके पास सर, 400 यूनिट्स आए 55 पे, 400 यूनिट्स आए 55 पे, 400 इंटू 55 कितना हुआ, 22,000। तो 10 दिसंबर को कोई इश्यू नहीं किया, तो क्या आप मुझे बैलेंस बता सकते हो कितना रहा स्टॉक सर, हाँ हमारे पास जो स्टॉक बचा, एक तो पुराना बचा है 450 रुपये वाला जो 20,000 है, हाँ सर एक तो वो बचा है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास जो बचा है, ये जो अभी 400 लाया था ये हमारे पास बचा है, ये हमने 55 पे परचेज कर दिया था, और ये टोटल हो गया 22,000। तो मेरे पास सर ये 2 लॉट्स के आइटम्स बचे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये 10 तारीख था, 20 तारीख से पहले आएगा 11 तारीख, 11 तारीख को आपने और 300 परचेज कर दिए, कितने में, 55 पे, ठीक है। तो 11 दिसंबर को आपने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, और 300 परचेज कर दिए 55 पे, ग्यारह दिसंबर को आपने 300 और परचेज कर दिए 55 के, तो 300 इंटू 55 कितना हुआ मेरे दोस्तों, 16,500। अगर ये 16,500 हो गया, अब मुझे बता सकते हो आपके पास कितना माल पड़ा हुआ है। हाँ सर बहुत आसान है, जो पहले खरीदा था उसमें से 400 बचे, जो बाद में खरीदा था उसमें से 400 बचे, और ये 300 बचे, तो अपने पूरे का लिखना है। ये 400 बचा है 50 रुपये का, तो ये 20,000 हुआ। उसके बाद और 400 बचा है 55 रुपये का, ये 22,000 हो गया। उसके बाद और 300 बचा है 55 रुपये का, तो ये आपका 16,500 आया, ठीक है। हाँ सर ये 16,500 आया। 11 दिसंबर के बाद आप कब परचेज करते हो दूसरी बार, अब 19 दिसंबर को परचेज करते हो, और यूज कब करते हो, 20 दिसंबर को। इट मीन 19 दिसंबर को आपने और लाया कितना सर, 19 दिसंबर को हमने 200 लाए 60 रुपये में, तो अभी रिसीट और होगा 19 दिसंबर को। सर 19 दिसंबर को आपने 200 और लाए 60 रुपये में, है ना। हाँ सर 19 दिसंबर को आपने 200 और लाए 60 रुपये में, तो ये 200 इंटू 60 12,000 होता है। अब आपके पास माल कितना बचा हुआ है, ये यूज तो कुछ हुआ नहीं,
आपके पास वो ऊपर वाला तो है ही 400, 400, 300, 200, वो वाला 50 में खरीदा है, ये 55 में खरीदा है, ये 55 में खरीदा है और ये 60 में खरीदा है। इसकी कॉस्ट 20,000, इसकी 22,000, इसकी 16,500, इसकी 12,000। अब आगे देखो, अब क्या हुआ, 20 तारीख भी हो गई, 19 तारीख भी हो गई। अब 20 तारीख को आपने निकाला कितना, 600, 20 तारीख को आपने 600 निकाला। अब मुझे बता दो 600 कैसे निकला होगा, लीफो मेथड है, लीफो मेथड है। लीफो मेथड में क्या होगा, अगर फीफो मेथड होता है तो बोलते जो फर्स्ट आया वही चला गया, तो आप बोलते वो 400 निकल गया। बट लीफो है और 600 निकल गया, तो क्या होगा सर, अगर 600 निकला है तो सर ऐसा होगा, 200 तो ये निकले होंगे, 300 ये निकले होंगे, और इसमें से सिर्फ कितना होगा, इसमें से 100 निकला होगा। ठीक है, क्योंकि लीफो मेथड फॉलो हो रहा है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सर पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, ये 20 दिसंबर को जब निकल गया आपका माल, एक तो ये 200 निकले होंगे क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये 200 इंटू 600 12,000 तो चला गया होगा। और सर 300 वो वाले भी निकले होंगे, 55 वाले, हो गया 500, और 100 निकला होगा वो जो 400 वाला है, तो इसमें से 100 निकला था 55 वाला, तो ये 5500 हो गया। पीछे का आप क्या बचा, ये 400 जो था, ये तो अभी पूरा का पूरा बचा 50 रुपए का, ये आपका 20,000 का 20,000 बचा हुआ है, और ये जो आपका 400 था इसमें से एक चला गया, इसमें से 300 बचे आपके 55 के। तो आपके पास अभी स्टॉक ये पड़ा है 16,500 और वो। ठीक है दोस्तों, हाँ सर ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 20 दिसंबर भी हो गया, 28 को आपने 800 और परचेस कर दिया 47 के। तो 28 दिसंबर को आपने 800 और परचेज कर दिए 47 के। तो 800 इंटू 47 आपका 37,600 होता है, 37,600। और आपके पास अब माल क्या बचेगा सर, जो पुराना था 450 रुपए के हिसाब से, ये तो होगा ही होगा 20,000। ये तो हो गया होगा 20,000, और वो 300 भी बचा है 55, इसका वैल्यू 16,500, और जो नया खरीदा आपने 800 47 पे, तो इसकी वैल्यू 37,600। ठीक है दोस्तों, हाँ सर यहां तक तो ठीक है। अब 28 दिसंबर के बाद क्या हुआ है सर, 29 दिसंबर को 500 चले गए, 29 दिसंबर को 500 चले गए। तो कौन से 500 चले गए होंगे सर, ये जो 800 है इसमें से 500 चले गए होंगे। तो 29 दिसंबर को आपके 500 चले गए एट द रेट ऑफ 47, 500 इंटू 47, तो ये आपका 23,500 का माल चला गया। तो पीछे आप बता सकते हो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है। हाँ सर, आपके पास 400 गुड्स बचे हैं 50 रुपए के, जिनकी वैल्यू है 20,000। आपके पास 300 वो बचे हैं जिनकी वैल्यू है 55, तो 16,500। और आपके पास 800 थे, 8 में से 500 चले गए, तो आपके पास 300 बच गए 47 के। तो 300 इंटू 47 कितना हुआ, 14,100। तो आपका टोटल वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा, 20,000 प्लस 16,500 प्लस 14,100। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बचा कॉस्ट में 50600, और इसका अगर आप एनआरवी निकालोगे तो जो एनआरवी होगा उस पर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वैल्यू होगा 50600, क्योंकि ये क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये क्या था मेरे दोस्तों, यहां पे मैंने आपको थोड़ा सा चीज बताता हूं। मैंने अभी किस तरह से फॉलो कर दिया, परपेचुअल फॉलो कर दिया।
मैंने कौन सा मेथड फॉलो कर दिया, परपेचुअल, और मैंने परपेचुअल से बोला, तो परपेचुअल से मैंने बोला जो पहले आया वो पहले चला, जो लास्ट में आया वो पहले चला गया, क्योंकि मैं पूरा स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करता हूं, क्योंकि यहीं पे जब 500 आया तो मैंने बोला 500 चला गया, मैंने बोला ये इसमें से चला गया, और जब यहां पे मेरे दोस्तों जब 600 चला गया, यहां पे जब मेरा 600 चला गया तो मैं क्या बोलूंगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां पे लास्ट इन कौन सा था, ये 200 लास्ट इन था, ये 300 लास्ट इन था, ये चला जाएगा। ये था तब जब मैं परपेचुअल रिकॉर्ड बना रहा हूं, क्योंकि मुझे हर बार पता है कि कब माल आया और कब जा रहा है। बट मेरे दोस्तों मुझे बता दो, अगर मैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा हूं तो पीरियोडिक में क्या होगा सर, पीरियोडिक में तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा वाला गया। तो पीरियोडिक में हम बहुत सिंपल बोलेंगे, हम बोलेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कितना बचा हुआ है सर, हमें 1000 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 1000 रुपये, 1000 यूनिट बचा है, और उसमें हम क्या करेंगे, पीरियोडिक में सिर्फ बोलेंगे जो लास्ट इन था वो पहले चला गया होगा, तो बचा क्या होगा सर, इनिशियल के 1000 बचे होंगे। तो इनिशियल के 1000 कौन से होंगे पीरियोडिक में, इनिशियल के 1000 कौन से होंगे सर, एक तो ये 900 है, ये 900 इंटू 50 है, और ये जो 400 है, 400 में से 1000 एक बचा होगा, तो 400 इंटू वो, तो उस तरह से वैसे ही निकल सकता है आंसर, ठीक है। नहीं, उसमें हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि क्या लिखा है इसने, इफ द एंटिटी फॉलोज द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1000 विल बी क्या, 800 जो आपने 47 में परचेज कर दिए थे, क्योंकि उससे पहले वो वैसे निकले होंगे, और 200 एट द रेट 60 जो आपने दिसंबर 19 में परचेज कर दिए थे। $800 वो और 200 वो, नहीं ऐसे नहीं आएगा, इसने जो छोड़ा है, आप परपेचुअल से ही याद रखो, ऐसे आपका आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे टू डू, इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसने जो लिखा है उसको छोड़ दो, कंफ्यूजन कर रहा है, ठीक है दोस्तों। 50,600। उसके बाद तीसरी एग्जांपल है सिंपल एवरेज मेथड। फीफो क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम बोलेंगे जो पहले आया था वो पहले चला गया था, और लीफो क्या बोला था, जो लास्ट में आया वो पहले चला गया, ठीक है, जो लास्ट में आया वो पहले चला गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तीसरी चीज, दो चीजें हो गई फीफो और लीफो, तीसरा है सिंपल एवरेज। तो हम बोलेंगे जो मेरे पास अभी 1000 के गुड्स बचे ना, मेरे पास जो 1000 के गुड्स बचे, इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा कि एवरेज में मुझे कितना पड़ा, मैं नहीं बोल रहा हूं पहले कौन आया बाद में कौन गया, तो हम सीधे बोलते हैं कि एवरेज में मुझे कितना में प्राइस पड़ा। तो अगर मैं देखूंगा मेरे दोस्तों, एवरेज प्राइस मुझे कितने में पड़ा मेरे दोस्तों, मेरा ये प्राइस है, मुझे एक पड़ी 50 का, दूसरा पड़ा, मैं थोड़ा सा पेन मोटा लिख लेता हूं, 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47 डिवाइड बाई 5, तो मुझे इतने क्या पड़े, हाँ सर, तो एवरेज प्राइस मुझे कितने का पड़ा, 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47, कितना हुआ 267 डिवाइड बाई 5, तो कितना आया 53.4। तो मैं बोलूंगा ऑन एन एवरेज मुझे गुड्स कितने के पड़े इस साल में, 53.4, और मेरे पास कितना बचा है अभी 1000। तो अगर मैं सिंपल एवरेज से करूंगा, मैं करूंगा 53.4 इंटू 1000, तो मेरे पास जो गुड्स बचे हैं उनका वैल्यू है 53,400। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आप पीरियोडिक हिसाब से या किसी तरीके से बोलोगे आपके पास 1000 गुड्स है और 1000 का सीधे करोगे हिसाब, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप परपेचुअल करोगे, सिंपल एवरेज फॉलो कर रहे हो, तो आप रेट्स मेंशन नहीं करोगे, तो रेट्स आपके लिए इररिलेवेंट, आप बोलोगे कितना माल आया कितना गया, बैलेंस आपका बचा है 1000, और 1000 को बोलोगे 1000 इंटू एवरेज प्राइस दैट इज 53.4। अब यहाँ पे मुझे बता दो दोस्तों, अगर वेटेड एवरेज होगा तब कैसे करेंगे, अगर वेटेड एवरेज होगा तब हम क्या करेंगे, वेट्स लगा देंगे, तब देखो तब कैसे निकलेगा प्राइस। वेटेड एवरेज से हम बोलेंगे हमें कितने में पड़ा, 900 इंटू 50 प्लस 400 इंटू 55 प्लस 300 इंटू 55, वेटेड एवरेज प्राइस निकाल रहे हैं मेरे दोस्तों, 200 इंटू 60 प्लस 800 इंटू 47 डिवाइडेड बाई टोटल गुड्स कितने परचेज करती है 2600,
तो इन 2600 की वेटेड एवरेज कितनी है? सिंपल एवरेज क्या था? सीधे प्राइसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स द परचेज, दो 5, और यहां पे क्या है 950 पे प्लस 400 इंटू 55 प्लस 300 इंटू 55 प्लस 200 इंटू 60 प्लस 800 इंटू 47 एम प्लस MRC। तो ये आया मेरे पास 1 लाख टोटल मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या है फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जितने भी मैंने गुड्स लाए वो कितने के पड़े? 133 डिवाइड बाई 2600। तो वेटेड एवरेज प्राइस मुझे कितना पड़ा? मुझे ऑन एन एवरेज गुड्स कितने पे पड़े? 51.19 पे, क्योंकि कोई चीज सस्ती पड़ी कोई महंगी पड़ी। ऑन एन एवरेज मुझे कितने में पड़े? 51.19। तो मेरे पास कितने बचे? 1000। तो 1000 इंटू 51.19, तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो आएगा मेरे दोस्तों वो आएगा 51190। ये था अगर मैं क्या करूंगा? वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करता हूं। ठीक है दोस्तों, जरा देखते हैं बुक में भी यही लिखा है। लिपो के बारे में बोला इट इज इररेशनल मेथड। ठीक है, तो ये 53,400 आया सिंपल एवरेज से, और वेटेड एवरेज से आएगा एक तरीका है वेटेड एवरेज का जो मैंने अभी कर दिया, जो मैंने अभी जैसा आपको दिखा था 51190। इसमें हम क्या करते हैं? जितना भी था उस हिसाब से वेटेड एवरेज निकालते हैं। बट अगर आप परपेचुअल फॉलो करते हो, परपेचुअल मेथड से फॉलो करते हो, पीरियोडिक आप ऐसे करोगे कि टोटल साल में कितना आ गया तो ऐसे करोगे। बट अगर आप परपेचुअल करते हो तो थोड़ा सा चेंज होता है मेरे दोस्तों। क्यों? परपेचुअल में आप क्या करते हो? हर बार बोलते हो कि कितने गुड्स आए। मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए यहाँ से कर लेता हूँ। देखो कैसे है ये चीज। मैंने जो पीरियोडिक बोला था, पीरियोडिक में आपको समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने पूरे पीरियड में बोला कि ऑन एन एवरेज मुझे कितने में पड़े वेटेड एवरेज करके, और मुझे वो आ गया 51190। पर अगर मैं परपेचुअल करूंगा तो वहां पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। ये देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। मैंने ये 900 के गुड्स परचेज कर दिए 50 पे, 4500 तो कितना आया? 45,000। यहां तक ठीक है। ये 500 चले गए, यहां तक भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे दोस्तों, उसके बाद मैंने 400 परचेज कर दिया है ना दोस्तों? हाँ सर 400 परचेज कर दिया। अब देखो 400 मैंने 45 पे परचेज किया। अब मेरे पास माल कितना है मेरे दोस्तों? मेरे पास माल है अब 800। ठीक है ना, क्योंकि 400 पुराना और 400 यहां से। मैं क्या कर रहा हूं? वेटेड एवरेज। तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास जो गुड्स बचे हैं उनकी वैल्यू कितनी है? उनकी वैल्यू है 400 इंटू 50 प्लस 400 इंटू 55। ये वैल्यू होगी उनकी। हाँ सर, डिवाइड बाई 800। तो मैंने इनका वेटेड एवरेज प्राइस निकाला। क्या निकाला इनका? मैंने वेटेड एवरेज प्राइस। दूसरा तरीका करने का था, मैंने किया 20,000 प्लस 22,000। वो मैंने यहां पे लिखा 20,000 प्लस 22,000 कितना आया? 42,000। तो फिर किया 42,000 डिवाइडेड बाई 800, तो मेरा वेटेड एवरेज प्राइस निकला 52.5। तो यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया, बट ये भी बहुत ही लॉजिकल है अगर आप परपेचुअल कर रहे हो। अगर पीरियोडिक कर रहे हो तो आप बोलोगे एट द एंड मेरा 1000 बचा है, तो 1000 मेरा जो होगा तो वेटेड एवरेज प्राइस होगा उससे लगाओगे, जो मेरा 51.19 है। बट अगर आप परपेचुअल बना रहे हो तो आप उसमें बोल सकते हो कि 800 जो मेरे है इसमें 450 रुपए वाला है, 400 इतने वाला है, तो ऑन एन एवरेज मेरा प्राइस ये रहा 52.5। उसके बाद आपने 300 और परचेज कर दिया 55 पर, तो आप क्या बोलोगे? आप टोटल प्राइस कितना आया? 42,000 प्लस 16,500, 42,000 प्लस 16,500। अब टोटल कॉस्ट कितनी आई इनकी? 58,500। और यूनिट्स कितने हो गए आप? सर यूनिट्स हो गए 1,100। तो आपकी एवरेज रेट आई 53.18। उसके बाद आपने 200 परचेज कर दिए 60 में, तो आप टोटल यूनिट्स हो गए 1300, टोटल प्राइस हो गया 70,500। तो आपकी वेटेड एवरेज आ गई 54.3। तो अभी तक जो आपके गुड्स है इनकी वेटेड एवरेज प्राइस है 54.23। जब आपने अब 600 निकाले, आप बोलोगे 600 कितने प्राइस से निकल के? इनके जो वेटेड एवरेज प्राइस है 54.23। तो पीछे बचे आपके 1300 में से 600 चले गए, बचे 700 कितने में? 54.23। तो इनकी वैल्यू रहेगी इतनी। फिर 800 आ गए 47 में, अब कितना हुआ? 700 और 800 कितना हुआ? 1500। और कॉस्ट कितनी आई? ये 37692 और ये 75,000। तो आपकी एवरेज आई 50.3। और 500 चले गए 50.3 से, तो इतना चला गया, पीछे बचा आपका वेटेड एवरेज। तो पीरियोडिक जो मैंने बोला था और परपेचुअल, उसमें फर्क ये था क्योंकि वह साथ साथ आप कर रहे थे, तो वह साथ साथ निकल रहा था। जो बचे थे उनकी वेटेड एवरेज कर रहे थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा एज कंपेयर टू द परपेचुअल, क्योंकि परपेचुअल में साथ साथ वो निकल रहा है। ठीक है, और यही चीज अगर आप परपेचुअल से करते हैं तो जो मैंने आपको पहले बोला था, तो वहां पे आपकी आंसर आती 51.19, क्योंकि आप टोटल में बोलते 2600 गुड्स आपने परचेज कर दिए इतने के। बट वो तब था जब आप पीरियोडिक फॉलो करते हैं, और जब आप परपेचुअल करते हो तो फिर आपको साथ साथ पे हिसाब रहेगा। ठीक है,
ये जो थे ऊपर वाले, इनको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, क्योंकि आपने एक्चुअल में कॉस्ट इनकर की होती है, उनको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। बट अगर आपके पास एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट है, अगर आपके पास एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, आपके पास दो मेथड्स है। कौन सा? एक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में हम बोलते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है गुड्स का, उसमें से आप जीपी मार्जिन लेस करते हो, तो जो बैलेंस बचा दैट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है, जरा उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान है, तो कुछ तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूं। मैं जरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं दोस्तों। X, Y, Z are in retail business. Following information are obtained from their records for the year ended 31st March 2020. Goods received from suppliers. Goods received from suppliers. आपने जो goods सप्लायर से परचेज कर दिए, वो आपने परचेज कर दिए 15,75,500 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। इसमें ट्रेड डिस्काउंट लगेगा और आपको टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। ट्रेड डिस्काउंट है 3% और सेल्स टैक्स है आपका 11%। उसके बाद आपको इसमें ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट लगे, पैकेजिंग को ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो इस पे लग गया अपने यहां तक लाने में 87,500, इस पर ट्रांसपोर्टेशन को सारा चीज लगेगा। ठीक है, आपने सेल कर दी इतने की और आपका सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है 23,500। आपको बोलना है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेल। आपको बताना है इनका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो एक चीज तो आपने कर दिया, आपने आपके पास इतने गुड्स बचे 2,35,000, बट ये सेलिंग प्राइस है, तो आप इसमें से क्या लेस करोगे? सर बहुत आसान है, अगर हम किसी तरीके से इसमें से जीपी लेस कर पाए तो हमें आएगा कॉस्ट प्राइस। बट जीपी रेशो दिया है नहीं दिया है मेरे दोस्तों, जीपी रेशो, तो जीपी रेशो निकालना पड़ेगा। जीपी रेशो निकालना पड़ेगा कैसे? देखो मैं आपको दिखाता हूं, बहुत आसान है। आप बोलोगे आपने कितने गुड्स परचेज कर दिए, देखो मैं यहां पे थोड़ा सब्र कर देना। कितने के गुड्स परचेज कर दिए? 15,75,500। 15,75,500 के आपने गुड्स परचेज कर दिए। इसमें क्या था? ट्रेड डिस्काउंट था 3%। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 3%। ठीक है, तो 3% आपका लेस हो जाएगा। कितना हुआ? 15,75,500 इंटू 0.03, तो आपको 47,000 तो आपको क्या होगा? 47,265 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 47,265 का आपको डिस्काउंट मिलेगा।